नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर और ये टॉपिक है IAS प्री के लिए प्राचीन भारत में क्या पढ़ें। देखिए, जब हम IAS प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले वर्षों में यानी कि 2023 तक में जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, विगत 5-6 वर्षों के सवालों का मूल्यांकन किया जाए, इसका आकलन रखें, तो फिर ये समझ में आता है कि देखो प्राचीन भारत में आपको कुछ खास टॉपिक्स पर विशेष फोकस करने की जरूरत है ना? साथ ही उनके साथ में आपको कला संस्कृति का जो एक सेक्शन है, वहां भी आपको बहुत मजबूत तरीके से पकड़ बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं विशेष करके प्राचीन भारत के ही संदर्भ में बातचीत करने वाला हूं। इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें मैं आपको संकेत कर दूंगा कि आप यहां पर कला संस्कृति से भी संबंधित जो टॉपिक्स है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको तैयारी में एक टोटलिटी में मदद मिल सकती है। देखिए, जब हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से, है ना? प्रागैतिहासिक काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमें जब प्रागैतिहासिक काल से गुप्तोत्तर काल तक के इतिहास को पढ़ना है, तो फिर पहली बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में बहुत अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन से यदा कदा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इक्का दुक्का सवाल पूछे गए हैं, है ना? लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो खंड है, यह जो टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, है ना? इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे सवाल पूछा जाए और वहां पर फिर आपको दिक्कत महसूस न हो, है ना? छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि किसी भी टॉपिक को मत छोड़िएगा, लेकिन आपको एक उत्तरोत्तर क्रम में तैयारी करनी चाहिए। जो टॉपिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए, जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसकी तैयारी बाद में भी आप कर सकते हैं, है ना? तो यहां पर मेरा जो फोकस है वो है 100% प्रिपरेशन का, और साथ ही जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा उसमें कहूंगा कि आप इसी क्रम में आप तैयारी कीजिएगा, तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। तो जब हम आगे बात करते हैं कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है, वह कौन सा टॉपिक है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, वो है IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, है ना? जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां पर वैदिक संस्कृति से संबंधित सवाल बनते हैं, है ना? और मैं आपको यह भी बता दूंगा, यह भी संकेत कर दूंगा कि इन सभी टॉपिक्स में आपको कौन कौन से डायमेंशंस पर अधिक फोकस करना चाहिए, है ना? इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है B&J यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना? बीच में एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है वह इसी से जुड़ा हुआ है और वह है महाजनपद काल। लेकिन महाजनपद काल में आपको बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाना है। महाजनपद काल को आप सिंगल स्टार का वेटेज दे सकते हैं, है ना? बाकी जो ये 2-3 हैं, इनको आप ट्रिपल स्टार और डबल स्टार के वेटेज के साथ आसानी से और बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मौर्य काल, और ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल से हमेशा सवाल बनता ही बनता है। इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को लेकर के सवाल बनता है। मैं अभी उनके बारे में भी बता दूंगा। पहले मैं एक बार टॉपिक्स के बारे में आपको संकेत कर दूं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण खंड है वह है मौर्योत्तर काल, है ना? इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण खंड है वह है गुप्त काल, और इसके बाद गुप्तोत्तर काल, और एक महत्वपूर्ण खंड है जहां से अक्सरहा सवाल IAS प्री में पूछा जाता है, वह है संगम काल, है ना? ये कुल मिलाकर करके ये 7-8 जो टॉपिक्स है प्राचीन भारत से संबंधित, यहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है।
अब मैं जब एक टोटलिटी में बात करूं कि इन सभी में हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, इतिहास में तो कई सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल जहां से बनता है, सवाल जहां से पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना रहती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर एक काल में जो आर्थिक गतिविधि रही है, ध्यान से समझिएगा, आर्थिक गतिविधि, और इस आर्थिक गतिविधि में जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था की स्थिति रही है, कौन सी मुद्रा चली, है ना, किस मुद्रा में क्या विशेषता रही। जैसे कि हमने आहत मुद्रा के बारे में सुना है, आपने शायद पढ़ा होगा, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के भी इनको कहा जाता है। इनकी क्या विशेषता रही। इसके अलावा निष्क, शतमान, काशापन, काकनी जैसे सिक्के चले, दिनार जैसे स्वर्ण सिक्के चले गुप्त काल में, कौड़ी जैसे जो बहुत ही कम मूल्य के सिक्के चले। और इन सिक्कों के माध्यम से इतिहास के समझ किस तरीके से विकसित होती है, यह समझना जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जो सिक्का या जो कालखंड सिक्कों के आधार पर देखा जाएगा, उसमें यह जरूर देखा जाएगा कि सिक्का का जो मूल्य है वह बढ़ा है या घटा है, सिक्कों का जो महत्व है वह बढ़ा है या घटा है, और उसके आधार पर उस काल की अर्थव्यवस्था, उस काल की राजव्यवस्था को आंका जा सकता है ना। तो यहां पर इसको जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधि में ही कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं, अब कृषि में भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर कृषि में कौन सी भूमि क्या कहलाती थी, किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की खेती होती थी, है ना। कृषि का अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या योगदान रहा था, क्या महत्व रहा था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर करके और गुप्तोत्तर काल तक में कृषि को लेकर करके क्या हलचलें देखी गई हैं। पहले लकड़ी के फाल का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में लोहे के फाल का इस्तेमाल किया जाने लगा, इससे उर्वरा शक्ति में परिवर्तन हुआ। ये सारी बातें आपको कृषि में पढ़ने की जरूरत होगी। साथ ही जब हम कृषि करते हैं तो फिर सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, जहां पर पानी की अल्पता है ना। तो फिर आप पढ़ेंगे मौर्य काल में कि भाई सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया सिंचाई के लिए, है ना। आप ये भी पढ़ेंगे कि भाई अकाल जैसी स्थितियां भी पनपती हैं, और महास्थान एक जगह है आज के बांग्लादेश में, वहां पर मौर्यकालीन एक अभिलेख मिला है, जहां पर से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल जैसी स्थिति देखी गई, है ना। हड़प्पा काल में अन्नागार की व्यवस्था थी, क्योंकि अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन होता था, कृषि अधिशेष था, तो अन्नागार, अन्न को रखने का स्थान बनाया गया। तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं यहां पर आप कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य के स्तर पर भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। व्यापार और वाणिज्य के स्तर पर यह ध्यान में रखना होगा कि कहां कहां से व्यापार किया जाता था, कौन किस मार्ग से व्यापार होता था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है ना। श्रेणियों को क्या कहा जाता था, मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा कौन कौन से बंदरगाहों से व्यापार होता था, पूर्वी तट में कौन से बंदरगाह थे, पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह थे, है ना। किसका आयात किया जाता था, किसका निर्यात किया जाता था। ये सारी जो गतिविधियां हैं आपको व्यापार और वाणिज्य के स्तर पर पढ़ने की जरूरत है ना। ये आर्थिक गतिविधि के स्तर पर, और ये सारी बातें इन सभी कालखंडों से जुड़ी हुई है ना। इसके अलावा जब हम प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो प्रशासनिक ढांचे के स्तर पर भी किस तरीके से जो एक राज्य है उस राज्य का विभाजन किया गया शुरुआत से लेकर करके अंत तक में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन जैसी कोई स्थिति थी या नहीं थी, या इसकी कोई संभावना दिखती है या नहीं दिखती है। वैदिक काल में क्या स्थिति दिखती है, सभा समिति विदत के बारे में हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में, बाद में उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के बारे में पढ़ा जाता है। सभा और समिति का कार्य क्या था, गणराज्य और राजतंत्र का मतलब क्या होता है ना। ये सारी बातें आप प्रशासनिक गतिविधि के अंतर्गत पढ़ें। मौर्य साम्राज्य में किस तरीके से प्रशासन का एक नया ढांचा नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के तौर पर पनपता है, यह भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। और किस कार्य के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, उसका क्या नाम था, क्या किस तरीके से वह काम करता था, ये सारी बातें आपको प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत पढ़नी होंगी। और ये तमाम
जो स्थिति है आपको गुप्तोत्तर काल तक देखनी होगी, है ना। इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं तो धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत भी आपको समझ विकसित करनी होगी प्राचीन भारत को लेकर के, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, क्योंकि भाई प्रागैतिहासिक काल में धर्म तो कुछ ऐसा था नहीं, है ना, किसी विशेष धर्म के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है। ताम्रपाषाण काल में हमें दिखता है कि यहाँ एक प्रोटो गणेश की प्रतिमा या फिर उसकी पूजा की जाती थी, या फिर बाद के समय में हम सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ धार्मिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा हम लोग फिर आगे जो भी वैदिक संस्कृति है, मौर्य काल है, बौद्ध जैन धर्म है ना, इसमें हमें धार्मिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इन धार्मिक गतिविधियों में किस देवता की पूजा की जाती थी, कौन से समय में, उनका क्या नाम था, है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही जो भी मंदिर से संबंधित गतिविधियां रही, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मंदिर से संबंधित गतिविधियां मूल तौर पर गुप्त काल में बहुत अधिक भूमिका निभाने लगती हैं। और इसके अलावा आपको सामाजिक गतिविधि के स्तर पर जो भी समाज में परिवर्तन होता रहता है, वर्ण व्यवस्था के स्तर पर परिवर्तन, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ण व्यवस्था, या फिर महिलाओं की स्थिति, है ना, इन सभी के संदर्भ में आपको पढ़ाई करनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और इस आधार पर आपका एक टोटलिटी में जो पूरा का पूरा प्राचीन भारत का टॉपिक है ये कवर हो सकता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपसे कहा कि संगम काल से अक्सरहां सवाल पूछा जाता है, तो संगम काल पर विशेष फोकस करने की जरूरत होगी, क्योंकि मोटे तौर पर कहा जाए तो एक न एक क्वेश्चन हर साल इस समय से पूछा जाता है। और कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि इस शब्द के बारे में बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब बताइए, है ना। तो प्राचीन काल में संगम काल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वैसे ही जो बाकी के टॉपिक्स हैं, इसमें भी कई बार कुछ शब्दों को लेकर करके, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम को लेकर के सवाल पूछा गया है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और इस तरीके से निश्चित तौर पर प्राचीन भारत को आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर किस किताब से पढ़ा जाए, तो बेसिक जो बुक है आर.एस. शर्मा जी की एनसीईआरटी की किताब, वो आप बेसिक बुक के तौर पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, व्यापक तौर पर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से आप तैयार करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपका स्वागत है इस बैच में। और यह जो बैच है, इस बैच की शुरुआत हो चुकी है 10 नवंबर से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। इसमें जो आपको अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है दीपावली के खास मौके पर, 22,999 रुपए में आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यह जो छूट है यह वैलिड है मात्र 16 नवंबर तक। तो जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए और बहुत ही अच्छे तरीके से जीएस के कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स को पूरा कीजिए। P2I बैच में आप आसानी से इसके जरिए एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे इस टेलीग्राम आईडी पर जुड़ सकते हैं, जो कि यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, dilip.kumar@01, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, dilip.kumar@studyiq.com। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीपावली मनाइए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।